हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग इसमें देखेंगे कि अधिगम यानी लर्निंग किसे कहा जाता है या कितने प्रकार की होती है और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फिर अधिगम का वक्र क्या होता है, अधिगम का पठार क्या होता है, अधिगम अनुभव क्या होते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन आज की क्लास में किया जाएगा। तो चलिए देखा जाए कि अधिगम किसे कहा जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि अधिगम को परिभाषित कैसे किया जाए। हाँ देखिए, अधिगम यानी लर्न, इसे देखिए आम बोलचाल की भाषा में सीखना भी कहा जाता है। तो हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे देखिए कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, अपने ज्ञान, कौशल या व्यवहार का अर्जन करना। और यह अर्जन कैसे होता है, अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा या शिक्षा के माध्यम। कहने का मतलब होता है कि ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपने कौशलों में स्थायित्व लाना, या इसकी सिर्फ और अभ्यास के द्वारा जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम या सीखना या लर्न। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं भी दी हैं, लेकिन उन परिभाषाओं का कंक्लूजन यही निकल के आता है कि अनुभव और अभ्यास के द्वारा जब हम किसी चीज को सीखते हैं, किसी चीज को अपने व्यवहार में लाते हैं, तो हमारे व्यवहार में जो बदलाव होता है वह व्यवहार कैसा होता है, अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। देखिए, इसके अलावा देखिए अधिगम जो है एक सतत प्रक्रिया, यानी जो व्यक्ति को नई स्थितियों में सफल होने में मदद करती है। यानी यह एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है और व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, जिससे उसकी स्थिति में हमेशा बदलाव होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको सीखने का मौका बहुत मिलता है लेकिन सीखते नहीं है, तो उनकी स्थितियों में बदलाव नजर नहीं आता है। उन सब चीजों को हम अधिगम के वक्र के रूप में आगे अभी देखेंगे। अब देखिए, जो कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा भी इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई। जैसे देखिए, वुडवर्थ के अनुसार कहा गया है कि नवीन ज्ञान अथवा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही अधिगम की प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए, किम्बले महोदय ने कहा है कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। फिर उसी प्रकार देखिए, गेट्स और अन्य लोगों ने भी क्या किया है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। गिलफूड महोदय ने देखिए क्या कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन अधिगम है। उसी प्रकार देखिए, क्रो एवं क्रो के अनुसार कहा गया कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम। यानी सभी लोगों ने मिलाकर अगर कुछ कहा है तो वही कहा है कि हम अनुभव, अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं वह परिवर्तन यदि अपेक्षाकृत अस्थायी है तो कहा जाएगा कि व्यक्ति ने कुछ सीखा है। अब देखिए, इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे देखिए, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है यह अधिगम है, क्योंकि वह अभ्यास और अनुभव के माध्यम से कौशल अर्जित। देखिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो देखिए वो अभ्यास करता है और उस अभ्यास के फलस्वरूप जो चीज वो सीखता है फिर उसी को अनुभव के रूप में आगे प्रयोग करता है। यदि देखिए, यदि बच्चा पहले दिन साइकिल चलाना सीखता है तो वो किस वजह से गिरा या चढ़ते समय उसका हैंडल कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उसके लिए क्या हो गया, एक अभ्यास हो गया। और फिर जो चीज वो सीख गया फिर अगले बार, अगले दिन उसका उपयोग वह करेगा। यदि वो चीज सकारात्मक है तो करेगा, अगर नकारात्मक है तो उस चीज को दोबारा नहीं करेगा। तो ये हो गया उसका अनुभव, और इन्हीं का प्रयोग करके वह कुछ दिनों में साइकिल चलाना सीख लेता है। उसी प्रकार हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। हम कोई सवाल हल करते हैं या कोई चीज किताब में पढ़ते हैं तो उस चीज को हम एक बार पढ़ते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस अनुभव का उपयोग करके, यानी हम दूसरे तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं
और फिर हम उस चीज को पढ़ना सीख जाते। उसी प्रकार देखिए विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करते समय भी होता है कि हम अनुभव भी करते हैं और अभ्यास भी करते हैं। अभ्यास का मतलब हो गया कि बार बार करते हैं, और अनुभव का मतलब हो गया कि मेरे द्वारा जो चीजें उसमें सही या गलत की जा रही हैं तो हम उसको अगले स्टेप्स में उसको दोबारा यूज करते हैं। यदि गलत है तो नहीं यूज करेंगे, यदि सही है तो फिर दोबारा उपयोग करेंगे। देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, स्कूल में गणित के प्रश्न हल करना सीखा। ये दोनों उदाहरण जो है अधिगम के उदाहरण में आते। अब देखिए अधिगम के प्रकार, यानी अधिगम को कुछ प्रकारों में बांट के अध्ययन किया जाता है। और इसको देखिए सबसे पहला जो है कि कार्य की प्रकृति के आधार पर, यानी कार्य किस प्रकार से सीखा जा रहा है। तो देखिए पहला है इसमें शाब्दिक अधिगम, यानी वर्बल लर्निंग। इसका मतलब होता है कि हम शब्दों को किस प्रकार से सीखते हैं, शब्दों को बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, शाब्दिक अधिगम में। उसके बाद देखिए गत्यात्मक अधिगम आता है, यानी मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब होता है कि किस प्रकार हम चलना फिरना, अपने हाथों का प्रयोग करना, अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना, ये सब किसमें आता है, मोटर लर्निंग। उसके बाद देखिए तीसरा जो है समस्या समाधान अधिगम, यानी प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग। यह अधिगम देखिए उच्च स्तर का होता है। इसमें देखिए हम किस तरीके का उपयोग करके अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का, अपने वर्तमान परिस्थितियों को कैसे बदलेंगे, ये सारी चीजें जो होती हैं इस अधिगम के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखिए इसको देखिए इमेज के माध्यम से इस प्रकार देखा जाता है। देखिए जो अधिगम है, देखिए शाब्दिक अधिगम है, गत्यात्मक अधिगम है, और जो उससे बड़ा जो है समस्यात्मक का समाधान करना अधिगम। यानी देखिए ये दोनों अधिगम जो हैं इसकी अपेक्षा क्या है, थोड़े सरल हैं, ये अधिगम उससे जटिल है। इसके बाद देखिए शिक्षण स्तर के आधार पे भी अधिगम को देखिए 3 भागों में बांट के देखा जाता है। स्मृति स्तर अधिगम, यानी मेमोरी लेवल लर्निंग। दूसरा देखिए अवबोध स्तर अधिगम, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग। और तीसरा है चिंतन स्तर, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग। यानी शुरू में बच्चों को चीजें याद कराई जाती हैं, उसको किसी चीज को रटाया जाता है, उसके बाद फिर उस चीज को उसको समझाया जाता है, और जो तीसरा स्टेज है उस चीज को बच्चे को खुद से करके दिखाने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की लर्निंग है। ठीक है, अब फिर देखिए अगला जो स्टेज है इसको देखिए, ये जो लर्निंग का स्टेज है देखिए 3 है। इसमें देखिए इसको इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि देखिए शुरू में बच्चों को ज्यादातर चीजें जो है मेमोरी लेवल से सिखाई जाती है, और इसका देखिए प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ये बच्चे आसानी से सीख जाते हैं क्योंकि वो उसको रट लेते हैं, उनको उसका अर्थ मतलब नहीं पता। उससे जो थोड़ी कठिन होती है देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग होती है। इसमें क्या है कि बच्चों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके ये चीजें कर पाते हैं। और उससे ऊपर जो है चिंतन, यानी ये टॉप लेवल की है, यानी सबसे अंतिम में, यानी बच्चा इन सब चीजों को करके सीख के जब आगे बढ़ेगा तब उसके अंदर चिंतन की जो है क्षमता डेवलप हो। देखिए इसीलिए इसको कहा जाता है उच्च स्तर का अधिगम। यानी इस प्रकार का अधिगम जो है बहुत बाद में होता है, उसमें काफी समय लगता है। और ये देखिए ये निम्नतर स्तर के अधिगम है। इस प्रकार के अधिगम जो हैं बच्चों में सामान्यतः किए जाते हैं, इस प्रकार का नहीं हो पाता। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारी चीजों को रट लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है, और कुछ स्टूडेंट रट के समझ भी लेते हैं लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से यह अधिगम होता है। अब देखिए अगला है शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर, शैक्षिक उद्देश्यों के आधार संज्ञानात्मक अधिगम, यानी कॉग्निटिव लर्निंग। दूसरा देखिए भावात्मक, यानी अफेक्टिव लर्निंग। और तीसरा है चेष्टात्मक, यानी साइकोमोटर लर्निंग। अब देखिए जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, इसका मतलब जो बच्चों को टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है चीजें, तो सबसे पहले टीचर जो चीज पढ़ाएगा उसका एक उद्देश्य यह होना चाहिए कि वो बच्चों को चीजें समझ में आए, यानी उनके ज्ञान में वृद्धि हो। फिर उसके बाद उस चीज को बच्चे अच्छे से समझें, यानी अब बच्चे उस चीज को समझ सके, उसकी व्याख्या कर सके, उसका वर्णन कर सके अपने शब्दों में। अब फिर
जो है चेष्टात्मक अधिगम में आता है कि बच्चे उसका उपयोग अपने जीवन में किस प्रकार से करेंगे। यानी यहाँ जो चीजें बच्चों को सिखाई गई, पढ़ाई गई, वो उनके व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग की जाएंगी, ये सारी चीजें जो है तीसरे लेवल में बच्चा सीखता है। आप देखिए इसको इमेज के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए जो संज्ञानात्मक अधिगम होता है, इसमें देखिए क्या करता है बच्चा, ज्ञान होता है, फिर उसके बाद अवबोध होता है, फिर उसका अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, और तब जाके उसका मूल्यांकन करता है। और फिर इसके बाद अगले स्टेज में आता है, यहाँ पे बच्चा देखिए आग्रहण करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, फिर उसका अनुमूल्यन करेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा संगठन में, और फिर उसको अपने स्वभाव में ढाल लेगा। तीसरा जो देखिए क्रियात्मक अधिगम है, इसमें देखिए बच्चों को जो चीज सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, वो उनके सामने प्रत्यक्षीकरण होगा, प्रेजेंट होगा, उनकी देखिए मनोस्थिति में बदलाव आएगा, डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, निर्देशित प्रतिक्रिया होगी, कार्य कौशल उनके अंदर डेवलप हो जाएगा, और इसके आधार पर वह जटिल व्यवहार करना सीख जाए। तो इस प्रकार से ये इसके स्टेजेस। अब देखिए अधिगम स्तर में बढ़ती जटिलता के आधार पर जो है अधिगम को भी कई भागों में बांटा गया है, और इसको बांटने का काम किया था आर.एस. गैने नामक एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा। इन्होंने देखिए जो जटिलता के आधार पर अधिगम को कई भागों में बांटा है, जिसमें देखिए सबसे पहला है संकेत अधिगम। यानी यह संकेत अधिगम देखिए जो पावलोव की थ्योरी है उससे रिलेटेड है, ठीक है। यानी पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसमें देखिए किसी संकेत के माध्यम से बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को किसी चीज को सिखाया जाता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ये देखिए स्किनर के जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के द्वारा, स्टिमुलस के द्वारा चीजें सिखाई जाती हैं। वो स्टिमुलस देखिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए बच्चों को चेन लर्निंग के माध्यम से चीजें सिखाई, यानी श्रृंखला के माध्यम से। यानी एक चीज को सीख जाता है बच्चा, तो फिर उसका उपयोग करके दूसरी चीज सीखता है, फिर उसका उपयोग करके अगली चीज सीखता है। जैसे देखिए ये छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले वर्णमाला सिखाई जाती है। वर्णमाला में एक एक जो है अक्षर उनको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद उस वर्णमाला के एक एक अक्षरों का प्रयोग करके बच्चों को दो वर्णमाला का उपयोग करके शब्द बनाने सिखाए जाते हैं। फिर उसी प्रकार से बड़े शब्द बनाए जाने सिखाए, फिर उसके बाद बच्चों को वाक्य बनाए सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे चेन के आधार पर बच्चों को लर्निंग सिखाई जाती है। फिर इसके बाद देखिए अगला जो होता है शाब्दिक अधिगम, यानी वर्बल लर्निंग। इसमें बच्चे देखिए विभिन्न प्रकार की बातों को, शब्दों को अपने से निर्माण करना सीख जाते हैं, और फिर उसका उपयोग अपने पढ़ाई में, अपने जीवन में करते हैं। फिर देखिए बहुविभेदन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर अब यह क्षमता आ जाती है कि वो विभिन्न उद्दीपकों में चॉइस करता है कि मुझे कौन सा यूज करना चाहिए स्टिमुलस, किस स्टिमुलस के माध्यम से मुझे काम करना चाहिए और किस स्टिमुलस के माध्यम से काम नहीं करना चाहिए। यानी कौन सा स्टिमुलस उसके ऊपर प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है। उसके बाद देखिए जब ये सारी चीजें बच्चा करने लगता है, तो फिर उसके अंदर कॉन्सेप्ट लर्निंग आती है। यानी अब बच्चा इन सारी चीजों को सीखने के बाद अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है कि मेरा यह काम इस तरीके से करने पर सही हो रहा है, तो बार बार वो उसी तरीके का उपयोग करेगा और उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी वो इस चीज को क्या कर लेगा, जनरलाइज कर लेगा, जिसको हम लोग सामान्यीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज के माध्यम से बच्चा अब अपने दिमाग में उस चीज का कॉन्सेप्ट बना लेगा। फिर आगे देखिए सिद्धांत अधिगम, यानी प्रिंसिपल लर्निंग। जब बच्चा कॉन्सेप्ट मेकिंग कर लेता है और उस कॉन्सेप्ट का उपयोग अपने किसी दूसरे कार्य में करता है और उस कार्य में उसको सफलता मिल जाती है, तो बच्चा उस चीज को अपना सिद्धांत बना लेता है कि मुझे इसी प्रकार से कार्य करने हैं और यह कार्य वह दूसरे लोगों के लिए भी प्रभावी होता है। तो वो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे लोगों के लिए प्रिंसिपल के रूप में कार्य करता है और इससे बच्चे को उच्च स्तर की लर्निंग मानी जाती है। फिर देखिए इसके बाद समस्या समाधान अधिगम, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इस प्रकार के अधिगम में देखिए बच्चे के अंदर
समस्याओं का समाधान करने की योग्यता विकसित हो जाती है। यानी उसके पास अब ऐसे बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान आसानी से कर लेता है। तो इसी चीज को देखिए इन्होंने इस प्रकार के देखिए इमेज के माध्यम से यानी शंकु के माध्यम से, कोण के माध्यम से दिखाया है। देखिए ये जो है 8 प्रकार के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। देखिए जिसमें सबसे पहले देखिए दिखाया जा रहा है कि बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखता है, फिर उसके बाद देखिए स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया करके सीखता है, फिर श्रृंखला के माध्यम से सीखता है, फिर शब्दों के द्वारा सीखता है, फिर उसके बाद उसके अंदर बहुविभेदन अधिगम की क्षमता आ जाती है, फिर वो कॉन्सेप्ट में का निर्माण करने लगता है, फिर उसके बाद देखिए सिद्धांत होता है और फिर लास्ट में उसके अंतर्गत समस्या समाधान का अधिगम डेवलप होता है। तो इसी को देखिए इन्होंने स्टेप वाइज स्टेप बताया। देखिए ये कम जटिल होता है, ये दूसरे थोड़ा जटिल, ये और जटिल, फिर ये जटिल, फिर ये, इसी प्रकार इन्होंने देखिए बढ़ती जटिलता यानी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर बताया। यानी इन सब चीजों को धीरे धीरे बच्चा कैसे कैसे सीखता है और जब सबसे लास्ट में पहुंचता है तो वो सबसे जटिल लर्निंग होती है और इसको सीखने के बाद कहा जाता है कि बच्चा अब अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए अधिगम के वक्र तथा पठार। ये देखिए अधिगम के वक्र तथा पठार देखिए क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। ये अधिगम के वक्र तथा पठार देखिए क्या है कि जब बच्चा समय के साथ साथ चीजें सीखता है तो उसके आधार पर इसको एक ग्राफी प्रदर्शन किया जाता है, यानी ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके देखा जाता है कि बच्चे का प्रोग्रेस जो है सीखने का किस प्रकार से है। तो उसी प्रकार से ग्राफ के माध्यम से जब इसे देखेंगे तो जो आकृति बनती है उसी को वक्र तथा पठार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम का वक्र रेखा कहा जाता है। देखिए अधिगम वक्र से समय के साथ सीखने में होने वाली सफलता का ज्ञान होता है, यानी समय के साथ साथ बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है इस वक्र के माध्यम से, कर्व रेखा के माध्यम से पता चलता है। इसे अभी देखिए देख ले रहे हैं हम लोग। देखिए अधिगम का जो वक्र होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। देखिए एक वक्र बनता है सरल रेखी या स्ट्रेट लाइन कर्व, दूसरा देखिए उन्नतोदर वक्र या कॉन्वेक्स कर्व, तीसरा बनता है नतोदर या कॉनकेव कर्व और चौथा बनता है कॉम्बिनेशन टाइप कर्व यानी मिश्रित वक्र। अब देखिए इसको इस इमेज के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए ये समान निष्पादन वक्र है यानी कर्व ऑफ इक्वल। इसमें देखिए जो बच्चे के सीखने की जो मात्रा है वह समय और प्रयास के अनुसार साथ साथ में चल रही है। यानी देखिए बच्चा जिस प्रकार से प्रयास कर रहा है उसी प्रकार से अधिगम भी हो रहा है। यानी देखिए अधिगम और प्रयास में किसी भी प्रकार का देखिए उतार चढ़ाव नहीं, यानी एक समान ये चल रहा है। यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है बच्चा सीखने की दर जो है उसी प्रकार से समान रूप से चल रहा है। इस प्रकार के देखिए इस प्रकार के इस कर्व में देखिए क्या दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए जो अधिगम की मात्रा है वह समय के साथ साथ देखिए क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, देखिए ऐसे बढ़ी फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होने जा रही है। यानी देखिए पहले शुरू में बढ़ी और उसके बाद धीरे धीरे गिरते 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 और गिरते हुए चली जा रही। इसका मतलब कि शुरू में बच्चा किसी वजह से बहुत जोश में था, उत्साहित था, तो वो बहुत जल्दी जल्दी सीखना शुरू किया। लेकिन फिर बाद में कुछ परिस्थितियां आई, शारीरिक रूप से भी आ सकती हैं, पर्यावरणीय रूप से भी आ सकती हैं, या फिर कोई अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके वजह से बच्चे के सीखने की दर में देखिए लगातार गिरावट होती चली जाती। यहां देखिए कि बच्चे के सामने जो परिस्थितियां थी वो समान थी, तो इसलिए समय के साथ साथ उसकी जो सीखने की दर थी वो भी एकदम समान रूप से चल रही। अब देखिए जो अगला वक्र है तीसरा प्रकार का वक्र, इसमें देखिए जो बढ़ता निष्पादन वक्र, इसमें दिखाया जा रहा है देखिए अधिगम की मात्रा
ये वाई एक्सिस पे है, और जो अभ्यास और प्रयास है देखिए ये एक्स एक्सिस। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार के वक्र में देखिए बच्चे को शुरू शुरू में सीखने में उनका इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए देखिए इसकी जो अधिगम की मात्रा थी समय के साथ डाउन थी, यानी वो प्रेरित नहीं था, उत्साहित नहीं था, या फिर मान लीजिए जब उसको सिखाया जा रहा हो तो उस समय जो क्लास की परिस्थितियां हो वो उसके अनुसार ना हो, तो बच्चा शुरू में कम। लेकिन जैसे देखिए फिर धीरे धीरे परिस्थितियों में बदलाव हुआ, या वातावरण में बदलाव हुआ, या उसके शारीरिक मनोदशा में बदलाव हुआ, तो बच्चा देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके सीखने की दर देखिए क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, और एक ऐसा स्टेज आ रहा है देखिए बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा है। तो इसमें देखिए इस प्रकार की कर्व बन रही है, इसी को कहा जाता है बढ़ता निष्पादन वक्र। देखिए शुरू में जो बच्चे की सीखने की दर थी बहुत कम थी, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, तो ये तीसरे प्रकार का वक्र है। उसके बाद देखिए जो चौथा प्रकार का वक्र है, इसमें दिखाया जा रहा है कि देखिए कुछ समय के बाद बच्चे की जो सीखने की दर है बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है। तो देखिए इस प्रकार का वक्र इसमें ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते गया, फिर देखिए यहाँ पे अब घट रहा है, तो ये जो है मिश्रित निष्पादन वक्र के रूप में दिखता है। ठीक है, यानी इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जो बच्चे के लिए अनुकूल हो, तब वो सीखता है, लेकिन बीच में मान लीजिए कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, या उसकी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो बच्चा फिर सीखना कम कर देता है। या फिर देखिए शुरू शुरू में मान लीजिए जो क्लास में पढ़ाई जा रही चीजों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, तो बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी सीखने समझ में आ रहा है, और लेकिन फिर पढ़ाने का तरीका चेंज हुआ, टीचर चेंज हो गए, तो बच्चे का सीखने का दर क्या हो गया, वो धीरे धीरे घट गया। तो ये इस प्रकार के वक्र हैं जिसके माध्यम से हम सीखने की दर को जानते और समझते। अब देखिए इसी से रिलेटेड होता है अधिगम का पठार। देखिए अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है, नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के जो अधिगम का भाग होता है उसी को कहा जाता है अधिगम का पठार, यानी प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग। इसमें देखिए होता क्या है कि इस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें सीखने में या तो कोई प्रगति नहीं होती या नगण्य प्रगति, यानी जब देखिए समय के साथ साथ बच्चा सीखता तो जरूर है लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती, यानी जिस प्रकार से वो सीखा रहता है वही उसका बरकरार रहता है। तो इसी प्रकार से जब जो कर्व के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है तो यह पठार के रूप में दिखता है। देखिए बच्चे को कितना भी अधिगमकर्ता के द्वारा अभ्यास क्यों न कराया जाए, लेकिन उसके सीखने में कोई प्रगति नहीं, यानी बच्चा सीखता ही नहीं है, उसको कितना भी प्रैक्टिस कराया जाए, कितना भी अच्छे तरीके से बताया जाए, लेकिन वो जितना सीख रहा है उतना ही सीखता है, उससे ज्यादा नहीं सीख पाता। तो देखिए इसको इस प्रकार से देखिए प्रदर्शित किया जाता है। जब देखिए ये जो दर है एकदम उसी प्रकार से बनी रहे और धीरे धीरे क्या हो जाए, ये ऐसे कर्व के रूप में जाए, देखिए पठार के रूप में दिख रहा है, इसी को कहा जाता है अधिगम का पठार। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए शुरू में दर कम थी, फिर बढ़ी, फिर आगे जाके बढ़ी फिर धीरे धीरे घटती चली गई। तो इसी प्रकार से देखिए ये भी पठार बन रहा है। तो इन्हीं को कहा जाता है कि समय के अनुसार, प्रयास के अनुसार जब बच्चे की अधिगम की मात्रा में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है और वह बदलाव जो थोड़ा बहुत होता भी है तो वो निगेटिव मात्रा होता है, तो इस प्रकार से यह अधिगम का पठार बनता है। देखिए ये अधिगम का पठार, अधिगम का वक्र कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस यही दिखाने का प्रयास कर रहा है कि समय के अनुसार, अभ्यास के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो ये जो उनके सीखने की दर है या किसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, प्रभावित होती है। अब वो परिस्थितियां कैसी हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनको दूर करने पर बच्चे की जो सीखने की दर है वो बढ़ जाती है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनको दूर किया जाना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे का शारीरिक परिस्थिति, यानी बच्चे के शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी किसी वजह से कोई हादसा हो गया, उसके हाथ पैर या किसी चीज में समस्या हो गई, वो डिफेक्टिव हो गया, तो आप उसको सही नहीं कर पाओगे और वो बच्चा उसी प्रकार से। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के द्वारा सही की जा सकती है, जैसे पढ़ाने लिखाने का जो तौर तरीका है, कक्षा का जो वातावरण है, जो बच्चे का सामाजिक परिवेश है, उसमें आप बदलाव कर दोगे तो बच्चे की सीखने की दर बढ़ जाएगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं उसके वजह से ही इस प्रकार की दरों में उतार चढ़ाव होता है।
ठीक है। आप देखिए जो अधिगम का ये जो वक्र है, इसके उतार चढ़ाव के कई कारण होते हैं, जो अभी मैंने बताया आप लोग को। ये देखिए यही कारक क्या करते हैं कि सीखने को प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप अभ्यास अधिगम की मात्रा कम और अधिक होती रहती है, तथा जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम वक्रों में कभी उतार तो कभी चढ़ाव आता है। अब देखिए ये जो कारक हैं, इनके द्वारा ही अधिगम के वक्र में उतार चढ़ाव आता है। देखिए ये जो प्रमुख कारक हैं, इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, उत्तेजना, यानी किसी कार्य को करने के लिए बच्चे के अंदर यदि एक्साइटमेंट नहीं रहेगा तो उस चीज को सीखने में इंटरेस्ट कम लेगा। उसके बाद फिर देखिए उसके अंदर तत्परता होनी चाहिए, यानी रेडीनेस होनी चाहिए, वो कितना तत्पर है किसी चीज को करने के लिए, सीखने के लिए, तो उसी प्रकार से सीखे। फिर उसके बाद देखिए मोटिवेशन, यानी बच्चे को कार्य करते समय बीच बीच में उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए। यदि उसको मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो भी उसके सीखने की दर प्रभावित होगी। फिर उसके बाद देखिए अनुकूलन है, एडाप्टेशन है, यानी बच्चा किस परिस्थिति में किसी चीज को सीख रहा है और उस चीज को सही से एडाप्ट कर पा रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए थकान भी जो है सीखने की दर को, यदि लगातार उसको अभ्यास कराया चला जाए, लगातार चीजें पढ़ाती चली जाए, सिखाई चली, तो बच्चा थक जाता है और थकने के बाद फिर उसके जो अधिगम की दर में क्या है, गिरावट आती है। उसके बाद देखिए अभ्यास भी प्रभावित करता है, यदि किसी बच्चे को प्रॉपर तरीके से अभ्यास नहीं कराया जाए, या अभ्यास बहुत ज्यादा करा दिया या फिर अभ्यास बहुत कम कराया जाए, तो इसकी वजह से भी उसके सीखने की दर में बदलाव दिखता है। अब फिर देखिए प्रोत्साहन, यानी बच्चे को जब किसी चीज को सीख ले रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करने से उसका उत्साह और बढ़ जाएगा और बच्चा फिर और बेहतर तरीके से सीखने के लिए आगे बढ़ेगा। अब देखिए जो अधिगम अनुभव, यानी यही जो सीखने की क्रियाएं हैं, यही बच्चे के फिर बाद में किस चीज में परिवर्तित हो जाती हैं, अनुभव के रूप में। देखिए अधिगम अनुभव यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देखिए जब कोई व्यक्ति, छात्र किसी अधिगम परिस्थिति के प्रति अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अनुभवों की प्राप्ति होती तथा वे अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने का प्रयास। देखिए जब बच्चा किसी चीज को सीख लेता है और उस चीज को सीखने के बाद उसे कुछ अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, और फिर उसी अनुभव का उपयोग करके बच्चा आगे की चीजों को सीखने में उसका उपयोग करता है, तो यही चीजें जो है अधिगम के अनुभव कहलाती है। देखिए अधिगम परिस्थिति तथा व्यक्ति के मध्य अधिगम अंतरक्रिया जितनी अधिक प्रबल व सजीव होती है, व्यक्ति को अनुभव प्राप्त करने में उतने ही अधिक सहजता होती है एवं उसका ज्ञान उतना ही अधिक स्थायी होता है। यानी जो अधिगम की परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, और उसके बीच जो अधिगम करता है, यानी बच्चा जो है जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन उसके अंदर बनेगा, उससे उसके अधिगम की मात्रा में क्या होगा, बदलाव होगा, और वो बहुत ही उसी प्रकार से प्रबल होगी, बहुत बेहतर होगी, पॉजिटिव होगी। यदि उसमें उतार चढ़ाव देखा जाता है तो बच्चे का जो अधिगम है वो उसी प्रकार से कम ज्यादा दिखे। ठीक है, इससे संबंधित देखिए जो सिद्धांत दिया था एडगर डेल ने ही दिया है, जिन्होंने अनुभव के शंकु के रूप में इसको प्रदर्शित किया है। अनुभव के शंकु को देखिए, जो आधार है वो प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभव, एवं जैसे जैसे आधार से शंकु के शीर्ष की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे विभक्ति की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। इस चीज को देखिए, यह विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि शंकु के विभिन्न जो खंड है वो कठोर ना होकर लचीले होते हैं एवं विभक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का माध्यम मात्र है। अब देखिए इन्होंने एक शंकु के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया है कि जो अधिगम अनुभव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ये देखिए इन्होंने 12 खंडों में इस अधिगम के शंकु को प्रदर्शित किया है। देखिए इसमें दिखाया जा रहा है कि बच्चे जो चीजें प्रत्यक्ष और प्रयोजनशील के अनुभव के माध्यम से सीखते हैं वो चीजें देखिए ज्यादा प्रभावी रहती हैं। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के मॉडल के माध्यम से, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कोई चीज पढ़ाना है, तो कोई चीज पढ़ाना है
और वो ऐसी चीज है जिसको आप उसको प्रत्यक्ष रूप से जाके दिखा दीजिए। यानी विभिन्न प्रकार के सजीवों के बारे में पढ़ाना है या किसी निर्जीव चीज के बारे में पढ़ाना है और उस चीज को बच्चे को दिखा दीजिए। आप बच्चे को पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है तो पर्यावरण में उसको जो चीजें दिख रही हैं उन सारी चीजों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा के पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे सीखेगा। उसी प्रकार से यदि बच्चे को आप किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं तो लेबोरेटरी में जाके उसको उस चीज को करके दिखा देंगे तो वो बच्चे के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कहलाएगा। दूसरा देखिए जो है प्रकल्पित अनुभव। इसका मतलब है कि इसमें बच्चों को उस चीज को आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा सकते। जैसे देखिए पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है तो पृथ्वी को आप प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को नहीं दिखा सकते, तो उसमें क्या करना होगा कि आपको पृथ्वी का एक मॉडल यानी ग्लोब उसको दिखा के और फिर पृथ्वी को समझा दीजिए। उसी प्रकार यदि आपको भारत के बारे में पढ़ाना है तो भारत का मैप आप उसको दिखा के उसको समझाइए। तो ये होता है प्रकल्पित मॉडल। यानी जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है ये उससे थोड़ा सा कम प्रभावी होता है, यानी ये अनुभव थोड़ा कम होता है। इसके बाद देखिए बच्चे को विभिन्न प्रकार के नाट्य अनुभव यानी नाटक के द्वारा नाटक में प्रतिभाग करके या दर्शक के रूप में रहने से भी बच्चा इन चीजों को अपने सीखने के अनुभव में प्रदर्शित। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यम से किसी चीज को बच्चे को प्रदर्शित करके दिखाइए, उसको खुद से कहिए, आप करिए, तो जिससे बच्चे को अनुभव होगा। उसके बाद देखिए क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है। क्षेत्र भ्रमण करने से देखिए विभिन्न प्रकार के स्कूल कॉलेजों के द्वारा समय समय में बच्चों को भ्रमण पे ले जाया जाता है, टूर पे ले जाया जाता है। वहां जाने के बाद बच्चों को बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के एग्जीबिशन होते हैं, बच्चों के द्वारा तैयार की गई चीजों को प्रदर्शित कराया जाता है। बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियां बनाई गई रहती है, विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए गए रहते हैं, उसको देखिए प्रदर्शित किया जाता है, तो इससे भी उनको अनुभव प्राप्त होता है। फिर उसके बाद देखिए टेलीविजन के माध्यम से जो चीजें बच्चे देखते हैं समझते हैं उससे भी उनको अनुभव प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए चलचित्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फिल्मों के माध्यम से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और वो उनके अधिक अनुभव के रूप में परिवर्तित होता है। फिर रेडियो प्रसारण के द्वारा, उसी प्रकार देखिए विभिन्न प्रकार के स्टिल पिक्चर के बाद स्थिर चित्रों के माध्यम से जिसको आप पोर्ट्रेट के माध्यम से या फिर जो डिजिटल बोर्ड में प्रदर्शित करके उसको दिखाएंगे उससे होता है। फिर उसके बाद देखिए कुछ दृश्य प्रतीकों के रूप में भी होता है, यानी दिखने वाले जो सिंबल्स होते हैं उसके आधार पर बच्चों को अनुभव प्राप्त होता है। और देखिए लास्ट में होता है शब्द प्रतीक, यानी शब्दों के माध्यम से भी बच्चे बहुत सारी चीजों को अपने लर्निंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको देखिए इस तरीके से देखेंगे तो इसका कुछ अर्थ निकलेगा, इस तरीके से देखेंगे तो देखिए यहां दिखाया जा रहा है कि जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे करके अपने हाथों से उस चीज को सीखते हैं तो वो ज्यादा अनुभवी होता है, यानी वो चीजें ज्यादा उनको प्रभावी करती है। और जब किसी चीज को बच्चे केवल बोलकर शब्दों के माध्यम से करते हैं तो वो कम प्रभावी। और यहां से देखेंगे तो शब्दों के माध्यम से देखिए बच्चा कम अनुभव करता है, दृश्यों से उससे ज्यादा करता है, स्थिर चित्रों से उससे ज्यादा करता है। फिर रेडियो प्रसारण, यानी ये देखिए एक तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है और इस तरह से देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो आप देखिए इस चीज को ऐसे भी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए जब बच्चा शब्दों के माध्यम से सीखता है या लेक्चर के माध्यम से सीखता है, देखिए वो केवल 10% सीखता है, यानी उसको उस चीज को 10% ही उसके दिमाग में रहती, याद कर पाता है। उसके बाद देखिए जो वे पढ़ते हैं उसका 10%, जो वे सुनते हैं उसका 20%, देखिए जो देखते हैं उसका 30%, यानी स्थिर चित्र देखना, गतिशील चित्र, इन चीजों को देखते हैं तो बच्चे उस चीज को 30% लर्निंग होती है उनको, यानी 30% सीख पाते हैं। उसी प्रकार से देखिए जो बच्चे देखते और सुनते दोनों एक साथ हैं तो उसमें देखिए वो चीजें उनको बच्चे को 50% याद रहती है। उसके बाद देखिए यदि किसी कार्यशाला में लैब में भाग ले रहे हैं या कोई पात्र अनुभव कर रहे हैं तो उससे बच्चे जो उसमें जो चीजें कहते हैं या लिखते हैं उससे बच्चे को 70% चीजें याद रहती है। और उसके बाद देखिए मॉडल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज को करते हैं सीखते हैं उससे बच्चे उसका 90% चीज याद, यानी देखिए सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वही ये, यानी दृश्य रूप में प्रत्यक्ष रूप से करके सीखना और किसी मॉडल का दिखाकर उससे बच्चों को अनुकरण करके सतत रूप से सिखाना, ये देखिए ज्यादा प्रभावी होता है। देखिए इसीलिए इसको कहा जाता है यह यथार्थपूर्ण है, यानी विश्लेषण करना, योजनाबद्ध करना, सृजन करना, मूल्यांकन करने की क्षमता इसमें बच्चे के अंदर आती है। इससे देखिए बच्चे प्रदर्शन करना, लागू करना और अभ्यास करना सीखते हैं।
और इसके माध्यम से बच्चे देखिए परिभाषित करना, वर्णन करना, सूचीबद्ध करना और व्याख्या करना सीखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। और आज की क्लास में हम लोगों ने अधिगम की परिभाषा, अधिगम के प्रकार, अधिगम के वक्र, अधिगम के पठार, अधिगम अनुभव और एडगर डेल के द्वारा बताए गए विभिन्न प्रकार के संकेत अधिगम और अधिगम के अनुभव के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।